पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऐसे लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आपने 2 पॉइंट्स लिए हुए थे ए और बी। भाई और लोगों से हुआ या मुझे सॉल्व करना है पूरा जो होमवर्क था, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल? नो सर हो गया था मुझसे। हो गया। तो देखो 2 पॉइंट्स आपने चूज कर लिए। पॉइंट ए है मास एम, बी है एम, ये R1 है, ये R2। तो ए से बी तक लाने में वर्क डन जो करना होगा, वर्क डन था इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो एफ था जी एम, एम था, मैंने कहा था एम को 1 रख दो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट हो जाएगी R1 से लेकर R2 तक। तो ये जी एम तो बाहर चला गया, 1/x का इंटीग्रल इज -1/x R1 टू R2। माइनस साइन बाहर ले गए, माइनस जी एम 1/R2 -1/R। यस अनुभव, कहाँ इशू आ रहा है? मैंने लिमिट ही गलत रख दी थी। पूरी कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ इतना काम करना था, वहां स्मॉल एम था उसे 1 kg लेकर सॉल्व करना था बस, और तो कोई चेंज नहीं था। ओके सर। सो ये हम कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस देखिए पोटेंशियल्स का। देखो पहला पोटेंशियल का क्वेश्चन कनेक्ट होता है कि अगर मैं आपको 2 मासेस दे रहा हूं या आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, एक पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। मैं आपसे कहता हूं पॉइंट ए पोटेंशियल है, लेट्स से दैट पोटेंशियल इज 10 जूल पर केजी। बी पॉइंट पर पोटेंशियल है 20 जूल पर केजी। वो आपसे कहता है कैलकुलेट वर्क डन in carrying a mass of 5 kg from A to B. A से B तक 5 kg को मास को लाने में जो वर्क डन करना होगा, तो A से B तक मास को ले जाने का वर्क डन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस V B माइनस VA था, वर्क डन फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय द टेस्ट मास। तो यहां से आप वर्क डन को लिख सकते हैं कि A से B तक वर्क डन हो जाएगा टेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट, वैल्यूज रख दीजिए। सो A से B तक टेस्ट मास इज 5 kg, B पर पोटेंशियल इज 20, A पर पोटेंशियल इज 10, तो ये कितना आ गया 50। इतना वर्क डन करना पड़ जाएगा आपको A से लेकर B तक एक टेस्ट मास को ले जाने। तो टेस्ट मास को A से B तक ले जाने का जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज 50। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको कहीं भी अगर 2 पॉइंट्स दे दिए और आपसे कहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन कैलकुलेट की, तो वर्क डन इज सिंपली टेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट्स। अब अगर इसी को वो इस तरह से दे दे, वो आपसे कहता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे पॉइंट रख दिया, सारे मासेस सेम है, हर वर्टेक्स गिवन है आपको A B C। भाई ये बताओ, ये समझ में आया आपके? अगर A से B तक ले जाने का वर्क डन चाहिए, देन वर्क डन फ्रॉम A to B इज मास पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। सिर्फ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से उठा के लिख दिया मैंने। ये आया सबको? यस सर। चलो यस सर। अब नेक्स्ट देखो, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के हर वर्टेक्स पर सेम मास है M।
स्क्वायर के सेंटर पर आपको पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ओ, और ये है ई पॉइंट। ये सेपरेशन a/2 दिया है, ये सेपरेशन a दिया है। तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, पोटेंशियल एट ओ, सेकेंड पार्ट आपको चाहिए पोटेंशियल एट ई, तीसरा पार्ट है आपको वर्क डन चाहिए ओ से ई तक मास को ले जाना है। एक कैपिटल एम है, उसे ओ से ई तक लेकर जाना है, वर्क डन चाहिए। ओ पर जो पोटेंशियल होगा, वो 4 मासेस है, ओ पॉइंट पर हर मास पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा। अब जरा सा आप लोग मुझे बताएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। बताओगे मुझे ए से ओ तक का सेपरेशन कितना होगा गौरव? ए ओ कितना आएगा? क्या सर? ए ओ a/√2। ए ओ इज a बाय, ये भी a/√2 हो जाएगा, ये सेपरेशन भी a/√2 और ये सेपरेशन भी a/√2। ओ पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल चारों मासेस जनरेट करेंगे। ए वाला मास भी जनरेट करेगा, बी वाला मास भी जनरेट करेगा, सी वाला मास भी जनरेट करेगा और डी वाला मास भी जनरेट करेगा। चारों मासेस ओ पॉइंट पर पोटेंशियल जनरेट करेंगे। ए वाले मास की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ GM बाय R, वेयर R इज a/√2। बी वाले मास की वजह से होगा माइनस GM बाय R विच इज a/√2। सी वाले की वजह से होगा माइनस GM बाय R a/√2, माइनस GM बाय R इज a/√2। तो ओ पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज ऑफ 4GM बाय a/√2, तो याद आएगा माइनस 4√2 इट्स GM डिवाइडेड बाय। ओ पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दैट्स माइनस 4√2 GM बाय। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कल मैंने लिखा था, पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ GM बाय R। तो M वाले की वजह से R इज सेपरेशन बिटवीन देम a/√2, इट्स माइनस GM बाय a/√2, माइनस GM बाय a/√2, चारों की वजह से लिया और ये O पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। E पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आएगा। ये सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, और इस वाले सेपरेशन के लिए तुम पाइथागोरस यूज कर सकते हो। तुम्हें ए ई चाहिए होगा, एक साइड ए है एक a/2 है, पाइथागोरस लगाकर ए ई आ जाएगा, उतना ही डी ई भी होगा। तो ई पर पोटेंशियल ए वाला मास भी जनरेट करेगा, बी वाला भी, सी वाला भी, डी वाला भी, चारों की वजह से कैलकुलेट करके बताओ मुझे ई पर पोटेंशियल कितना है। कैलकुलेट करिए और जहां अटक जाए वहां बताइएगा मुझे। अब्दुल अभी चेक करते हैं, अभी लिख दिया आपने, भी देखते हैं। आंसर सिर्फ एक अब्दुल्ला का आया और कैस्पल का आंसर आया, बाकी सब सर एक मिनट। आमना, अंश, अरे सिंपल सा काम है यार, माइनस GM बाय R लगाना है, मास स्मॉल m है, ए और ई के बीच का सेपरेशन निकाल लो पाइथागोरस लगा के।
अगर किसी से पाइथागोरस नहीं अप्लाई करनी आ रही तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 बाय 4 रूट ओवर 5a स्क्वायर बाय 4। इसके आगे करो अंश, ये तो ठीक है, ए बिल्कुल ठीक निकाला है। इसके आगे करो, हर मास की वजह से पोटेंशियल निकालो और एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। अब्दुल्ला कुछ गड़बड़ है बच्चे, रूट वगैरह तो जरूर आएंगे, रूट से कैसे बच पा रहे हो? अब्दुल्ला गलत आ रहा है। दिव्यांशी, जानवी, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, अंश और अंशिका चारों ले लिए मासेस, सिर्फ 2 मासेस लग रहे हैं मुझे, आप लोगों ने 2 मासेस लिए हैं। इस एम और इस एम की वजह से भी तो आएगा सर इसमें ये दोनों एम भी लेने होंगे। सबकी वजह से। ई पर जब लोगे तो हर मास की वजह से पोटेंशियल होगा ना। अच्छा सर, मैंने ठीक है सर। ओके सर। हर्षित का कुछ ठीक लग रहा है। आमना, आमना रूट 2 क्यों आएगा? मुझे लग रहा है रूट 5 आना चाहिए। सर वो ए कैंसिल करना भूल गया था, तो मैंने इस बार ये कॉमन लेके ए कैंसिल कर दिया। जानवी, सिर्फ 2 मासेस लिए तुमने, मुझे ऐसा लग रहा है 2 छोड़ दिए, चारों की वजह से आएगा ना पोटेंशियल। 4 मासेस है। चलो भाई, एक एक बार सबने ट्राई कर लिया। दिव्यांशी, तुम्हारा आंसर नहीं है। दिव्यांशी का आंसर नहीं है, गौरव का भी नहीं है, सुधांशु का भी नहीं है आंसर। देखिए सुनिए, ई पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल चारों मासेस जनरेट करेंगे। ई पर पोटेंशियल ए वाला मास भी जनरेट करेगा, ई पर पोटेंशियल बी वाला मास भी जनरेट करेगा, सी वाला मास भी जनरेट करेगा और डी वाला मास भी जनरेट करेगा। दिस इज पोटेंशियल एक्ट। तो ए वाले मास की वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट्स माइनस ऑफ जी एम। भाई ए ई जो सेपरेशन है वो है a बाई 2 रूट 5, a बाई 2। इसी तरह से बी वाले मास की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा ये होगा माइनस जी एम बाई 2। सी वाले मास की वजह से जो पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई 2। डी वाले मास की वजह से जो पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय ए रूट 5 बाई। भाई ये समझ में आया ये वाला स्टेप यहां तक? यस सर। चलो अभी चेक करते हैं। सो देखो ये 2 तो सब में न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 जी एम बाई रूट 5 माइनस 2 जी एम बाई ए माइनस 2 जी एम बाई ए 2 जी एम बाई रूट 5। ये सब ले लिया। तो ई पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया माइनस 2 जी एम बाई रूट 5 माइनस 2 जी एम बाई रूट 5 माइनस 4 जी एम बाई रूट 5। 2 जी एम बाई ए 2 जी एम बाई माइनस 4 जी एम बाई। ई पर जो पोटेंशियल होगा
इट्स माइनस ऑफ 4gm/a। कुछ गड़बड़ करी है ना मैंने, √5 था इसे √2 कर दिया। 4gm/a 1/√5 + 1, ये आंसर था। तो ये किस किस का सही आ रहा है? तो मेरा मैच करता हुआ है। करता हुआ है नहीं अब्दुल्ला, 4/√5 होगा यार अगर 4 अंदर भी मल्टीप्लाई करोगे। अनुभव का सर मैं वो आपने सिंपलीफाई करके लिखा, मैंने वो पूरा करके भेजा है। हाँ अनुभव का सही है। सर मैंने बस अंदर माइनस वो गलती कर दी। 2 कहाँ से आ रहा है? बेवजह 2 आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, 4 आमना का सही है, अनुभव का सही था। मेत्री एक 2 में कहीं गड़बड़ है बच्चे, बस एक 2 कहीं गड़बड़ किया। हर्षद माइनस कैसे हो गया? सर वो प्लस था, वो गलती से हड़बड़ी में। गलतियां बहुत करता है। मैत्री तुमने बच्चे कहा, जानवी कहाँ गड़बड़ करी हुई है? ए स्क्वायर थोड़ी ना, बस √gm माइनस ऑफ gm/r है। सो वो डिवाइड सो मतलब कट करते हुए वो गलती हो गई। चलो भाई, कैस्पल का भी गड़बड़ था, √5 की जगह √2 दिया। चलो भाई इतना लिख लीजिए। अब थर्ड पार्ट तो करके दिखा दो मुझे। चलो सेकंड मैंने कर दिया, वो क्वेश्चन थर्ड तो कर दो। ओ से लेकर ई तक एक मास कैपिटल एम लेना है। वर्क डन इन कैरिंग कैपिटल एम फ्रॉम ओ टू ई। ओ से ई तक एक कैपिटल एम लेकर जाना है। वर्क डन बता दो मुझे। चलो कैस्पल ने कुछ लिखा आंसर, और आंसर्स ये तो हो जाना चाहिए, ये तो इजी है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना। आंसर्स कितना स्लो हो तुम लोग। सर टाइप कर रही हूँ मैं। अच्छा टाइप करो। मानसविन यार √5 बचना चाहिए, मानसविन √5 बचना चाहिए। कुछ गड़बड़। ओके कैस्पल, चलो आमना का आया। जानवी कैलकुलेट करो, गलत आए कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिपोर्ट करो अपना आंसर। चलो अंश और अंशिका का आया। ओके, इसमें तो बहुत कुछ कॉमन आ जाएगा।
वर्क डन चाहिए आपको ओ से लेकर ई तक, कैपिटल एम को ले जाने। देखो मैंने सिखाया था कैपिटल एम पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट ओ। सो दिस इज कैपिटल एम। अब जब आप पोटेंशियल लिखेंगे, देखिए ई पर पोटेंशियल कितना है, ई पर पोटेंशियल है -4gm बाय ए 1/√5 + 1 माइनस ओ पर पोटेंशियल -4√2 gm बाय ए, ये आ गया। तो ये आ गया m। अब आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये -4gm बाय ए 1/√5 + 1 तो था, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, +4gm बाय ए √2 आ गया। सो ये टोटल वर्क डन आ गया। अब देखिए इस पूरे में 4gm बाय ए कॉमन आ जाएगा, कैपिटल एम तो था, 4gm बाय ए कॉमन आ गया, तो ये बच गया -1 + 1/√5 + √2। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन। भाई बताइए क्लियर है ना? यस सर। यस सर। देखिए ठीक है अब्दुल्ला, तो तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ छोटी छोटी गड़बड़े मारते रहते हो। मैं इतना लिख लिया तो बताइए मुझे। डन सर। ओके, अंशिका, दिव्यांशी, आमना, डन सर। हो गया? डन सर। समझ में आया सबको? सो दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोटेंशियल। आपके एग्जाम्स में पोटेंशियल में एक्सट्रीम यहां तक जा सकता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, मैं रब कर रहा हूं सब। जानवी हुआ ये? सो देखिए अब इसमें एक और याद रखिएगा, पोटेंशियल ये जो एक्सप्रेशन हमने यूज किया है ना, -GM/R, ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल is valid only for point mass or at a point outside the sphere. सिर्फ ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। लाइक एक पॉइंट मास दिया है, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल इज -GM/R। ये एक स्फीयर दिया है, r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल इज -GM/R। सिर्फ इसके लिए वैलिड है और किसी के लिए, सिर्फ इसके लिए वैलिड होगा और किसी के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर। लेकिन
अगर मैं आपको एक रॉड दे दूं, मैं आपसे कहूं रॉड का मास m है, कैपिटल M है, और कैपिटल M से r डिस्टेंस पर मैं आपसे कह दूं पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। सो रॉड की वजह से पोटेंशियल आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। ड्यू टू रॉड पोटेंशियल इज नॉट gm/r, ये आप यूज नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल के लिए आपको डिराइव करना होगा, जैसे हमने फोर्स के लिए डिराइव किया था या फील्ड के लिए डिराइव किया था। सो ये हम फ्राइडे देखेंगे कि पॉइंट मास या स्फीयर के बाहर के अलावा कुछ और दिया है। रॉड दे दी, सॉलिड स्फीयर दे दिया, कहता है अंदर कैलकुलेट करो, रिंग दे दी आपको, तो फिर इसमें से कुछ भी वैलिड नहीं होगा। फ्राइडे देखेंगे वो क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं। ये आपका स्कूल सिलेबस में सिर्फ इतना होता है कि या तो पॉइंट मास दिया होता है या स्फीयर दिया होता है। अब्दुल्ला भाई, अगर वो आपसे कहता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, तब आप यूज करोगे, या दूसरा काम आप वर्क डन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्क डन चाहिए एक से दूसरे पॉइंट तक कैलकुलेट करने के लिए, आप पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर सकते हैं। इतना लिखिए, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतना लिखिए, एस्केप वेलोसिटी देखते हैं। भाई हुआ इतना, रब कर दूं इसको? यस सर। तो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, पता नहीं क्या हो गया। एक पॉइंट की वजह से अब्दुल्ला लेते हैं, अगर एक पॉइंट मास दिया है उसकी वजह से पोटेंशियल चाहिए, तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं माइनस ऑफ gm/r। एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल दो बॉडीज की प्रॉपर्टी नहीं है, एक सिंगल मास की प्रॉपर्टी। तो अगर एक पॉइंट मास दिया और मैं कहता हूं इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, तो वहां आप यूज करेंगे माइनस gm/r। कहीं भी आपको एक मास दे दिया, अब इस मास की वजह से आप जहां चाहो वहां पोटेंशियल कैलकुलेट करो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या चीज है। नहीं अनुभव, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी नहीं होती। देखिए, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड्स विथ सम वेलोसिटी v1। भाई बॉडी का मोशन क्या होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है, तो अर्थ इसे अपनी तरफ पुल कर लेगी और ये वापस आ जाएगा। ऐसी तो होता है, अगर एक बॉडी को मैं अपवर्ड थ्रो कर दूं, वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, और अगर वो हाईएस्ट पॉइंट तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसे दोबारा से नीचे ले आएगी। मैं और ज्यादा वेलोसिटी देता हूं v2 विच इज ग्रेटर देन v1, और ऊपर जाएगा। लेकिन अब भी अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वापस आ जाएगा। ऊपर जाते जाते इसको अगर आप एक ऐसी वेलोसिटी दे दो कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। मैंने सिखाया था अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने का मतलब है ये इंफिनिटी पे चला जाए। अगर ये इंफिनिटी पे चला गया तो क्या वापस आएगा? वापस कब आएगा? जब विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला गया, तो फिर इसे कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, फिर ये वापस अर्थ की तरफ नहीं आएगा। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, और बॉडी अर्थ का, सो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया और बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है,
मींस इंफिनिटी पर चली जाती है, उस मिनिमम वेलोसिटी को आप एस्केप वेलोसिटी कहें। और ये वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये अर्थ की सरफेस से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा इंफिनिटी पर, ऐसी जगह जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं करता। दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी सिंपली मींस minimum velocity with which a body is projected so that it just escape the gravitational pull of Earth. The gravitational pull of Earth is known as escape velocity. और एक चीज और याद रखिएगा, बॉडी इंफिनिटी पर जाएगी और इंफिनिटी पर जाकर रुक जाएगी। बॉडी विल स्टॉप एट इंफिनिटी। आपने सिर्फ इतनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी वेलोसिटी दी है कि वो इंफिनिटी तक जाए और इंफिनिटी पर जाकर रुक जाए। इसे आप एस्केप वेलोसिटी। सर हाँ जी सर, अगर बॉडी जब अर्थ की ग्रेविटेशन के हिसाब से इंफिनिटी पे जाए, बट उस बॉडी के सराउंडिंग में दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड हो दूसरे प्लेनेट का, पर वो तो रुकेगा नहीं ना। वो वाला ग्रेविटेशनल पुल उसे अट्रैक्ट कर लेगा। अर्थ के लिए वेलोसिटी होगी ना। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का मतलब है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए। अब कोई दूसरा ग्रेविटेशनल पुल में उसे अट्रैक्ट कर ले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो रेस्ट पे ही रहेगा, वैसा जरूरी नहीं होगा। रेस्ट में मोमेंटरी तो आएगा। मान लो ये अर्थ था और यहाँ एक और प्लैनेट था। ओके सर। ये इंफिनिटी है, यहाँ आया रेस्ट में अर्थ की वजह से, लेकिन इस ग्रेविटेशनल पुल में आ गया तो उसने खींच लिया, लेकिन एक मोमेंट के लिए तो रेस्ट मोमेंट। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया हुआ। अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो रुकेगी नहीं, इंफिनिटी पर जाकर भी मूव करती रहेगी। अगर वेलोसिटी जो आपने दी दैट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी तो रुकेगी नहीं, इंफिनिटी पर भी मूव करती रहेगी। जी मैत्री, बताइए आप। नहीं सर, हो गया आंसर, यही क्वेश्चन था। सो ये एस्केप वेलोसिटी है। अर्थ के लिए ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, एस्केप वेलोसिटी। अच्छा जी, अब इस एस्केप वेलोसिटी के बाद एक कहानी और है। इसको डिराइव करना है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। हर्षित का क्वेश्चन है सेम ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, परफेक्ट स्फीयर। हाँ हर्षित, बिल्कुल वेरी करेगी, बट फिलहाल हम जिस लेवल की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर। अदरवाइज अगर आप बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस करेंगे, नॉट जस्ट एलिप्सॉइड कंसीडर करना होगा, इवन एयर फ्रिक्शन कंसीडर करना होगा, अर्थ का रोटेशन कंसीडर करना होगा, बिकॉज अर्थ इज नॉट एट रेस्ट, इट्स रोटेटिंग। ओके सर। भी अफेक्ट करेगी, बट राइट नाउ वी आर इग्नोरिंग ऑल दोस थिंग्स। जी अब्दुल्ला दे सकते हैं, दे सकते हैं। सो देखिए, इसको डिराइव करना बड़ा आसान काम है। सो ये अर्थ है, तो अर्थ सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर आपने एक बॉडी रख दी मास m की,
इस मास m की बॉडी को आपको अर्थ की सरफेस से थ्रो करना है विद अ वेलोसिटी v, जिसे आप एस्केप वेलोसिटी कह रहे हैं, और ऐसे थ्रो करना है कि इंफिनिटी तक पहुंच जाए। इंफिनिटी पर पहुंच के ये रेस्ट में आ जाए। तो अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट करना है विद अ वेलोसिटी v, इंफिनिटी पर पहुंच जाए और जाकर रुक जाए। ये वीई कैलकुलेट करना है। तो देखो आसान सा काम। अब ये डाउट के बाद जरा सा पेशेंस रखना, इसके बाद डेरिवेशन के बाद डाउट्स लूंगा। ये प्रैक्टिकली ऐसे ही करते हैं मेत्री, किलोमीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वेलोसिटीज लिखी जाती हैं एस्ट्रोफिजिक्स में तो ऐसे ही लिखते हैं, किलोमीटर पर सेकंड। आप चाहो 1000 से मल्टीप्लाई कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, प्रैक्टिकली ऐसे ही लिखते हैं। स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, ना ये ऐसा है ना ये सिस्टम है सीजीएस। ओके सर। कैलकुलेट करने के लिए मुझे वर्क डन चाहिए। वर्क डन in carrying body from surface of earth to infinity। तो भाई जो कल मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में सिखाया था बिल्कुल वही काम है। एफ डॉट डी एक्स लेना है। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले हम इंफिनिटी से आर तक ला रहे थे, अब अर्थ की सरफेस से इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं, तो आर टू इंफिनिटी हो जाएगा। सिर्फ ये जरा सा चेंज आ जाएगा कि आप अर्थ की सरफेस से लेकर बॉडी को इंफिनिटी तक उठाकर ले जा रहे हो, तो जो लिमिट होगी दैट्स फ्रॉम आर टू इंफिनिटी एफ डॉट। अब यहाँ आपने क्या किया, बीच में 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ये एम एक ये एम, और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स। पहले आप स्मॉल पाथ के लिए लोगे और इसका यहां से सेपरेशन एक्स मान लो। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी वाली डेरिवेशन देखो, दिस इज आर टू इंफिनिटी, एफ को लिख दिया था मैंने जी एम एम, अर्थ का मास इज कैपिटल एम, बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का काम रहता है। जी एम एम बाहर आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमने लिखा था -1 बाय एक्स, लिमिट इज फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। माइनस साइन आप बाहर ले जाइए, इट्स माइनस ऑफ जी एम एम 1 बाय इंफिनिटी -1 बाय आर। 1 by infinity is 0, so work done is minus of GMM, it's 0 minus 1 by R. So ये work done का expression आ गया, it's GMM by capital R. That is equation number 1. तो ये work done होगा इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक ले जाने में, that is GMM by R. इसी वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे और आपकी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। डाउट्स बताइएगा मुझे जरा यार। जो आपने कल पोटेंशियल एनर्जी में किया था वही मैंने कर दिया, बस लिमिट्स रिवर्स कर दी, आर से इंफिनिटी तक लेकर जाए। डाउट्स? तो हाँ, ये जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है, ये इसमें हमने जो स्मॉल एम मास है उसको हमने 1 kg माना है क्या? नहीं 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 नहीं, देखो स्मॉल एम तो आ रहा है, 1 का लिया। फाइनल का एक्सप्रेशन देखो, स्मॉल एम तो मिल रहा है सर। हाँ सर इंफिनिटी पे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना? जी, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा सर? इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 और इनिशियल पे पोटेंशियल -gm/r, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करके वैसे भी हो सकता है ना वर्क को? आ जाएगा बिल्कुल, और इसे इक्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, वहां से भी आ जाएगा कि इंफिनिटी पर जाए टोटल एनर्जी 0 हो जाती है। लेकिन मुझे मजबूरन वो चीजें यूज करनी पड़ती हैं डेरिवेशन जो एनसीईआरटी में हो, क्योंकि आपको स्कूल एग्जाम्स में देने हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इजी मेथड है इसे डेराइव करने का। यस।
अब्दुल्ला वैलिड तो सारे मेथड्स हैं, लेकिन यूजुअली हम वो मेथड यूज करते हैं जिस मेथड जो एनसीईआरटी में गिवन होता है। डेरिवेशन यूजुअली उस मेथड से कराते हैं। अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, वो तो 2 लाइन की कैलकुलेशन। भाई डाउट्स बताओ उसमें। डाउट सर। कोई डाउट नहीं है। अंशिका क्लियर है ये? जानवी? Yes, sir. चलो भाई इसको मैं रब कर रहा हूं। जानवी क्लियर है? आपका रिस्पॉन्स इतना लेट क्यों आता है? कि अभी कुछ स्लो चल रहा है? लैग बहुत ज्यादा है? जानवी? मैं कह रहा हूं आपका रिस्पॉन्स बहुत लेट क्यों आता है? अभी भी लैग है, स्लो हो गया है बहुत ज्यादा सिस्टम? नो सर, परफेक्ट है। तो देखो, वो बॉडी जिससे आपने, वो काइनेटिक एनर्जी जिससे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mve स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन आया, वो वर्क डन ये है gmm/r। और जिस काइनेटिक एनर्जी से आपने प्रोजेक्ट किया, वो काइनेटिक ये है हाफ mve स्क्वायर। तो आप कह सकते हो this work done gets stored, or sorry, so kinetic energy will be equal to work done to escape। तो आप लिख सकते हो वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इट्स हाफ mve स्क्वायर इज वर्क डन विच इज gmm/r। तो m से m कैंसिल हुआ, ve स्क्वायर आ गया, इट्स 2gm/r। ve स्केप वेलोसिटी आ गई, इट्स रूट ओवर 2gm/r। स्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है रूट ओवर 2gm/r, ये स्केप वेलोसिटी। अब इसे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। अच्छा इतना लिख लो यार, फिर ना इसे और फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। इतना लिख लीजिए, फिर आगे करेंगे। सर जी एक ऐसा क्वेश्चन था सर कि अगर एग्जाम में इससे डेरिवेशन करो बोल के आएगा, तो फिर हम एनसीईआरटी वाला नहीं करेगा तो फिर मार्क्स नहीं देगा सर? डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, मतलब आपके टीचर कितना ओपन है। होता है, मैंने अक्सर ये चीजें देखी हैं कि वो एनसीईआरटी लेके बैठते हैं, मार्क्स नहीं देते। हालांकि जो गलत है, फिजिक्स इज फिजिक्स, आप कैसे भी करिए सेम थिंग।
फिर चांस आता है टीचर कैसा है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ कि वो रिस्क क्यों लिया जाए। अदरवाइज सारे मेथड सही हैं, फिजिक्स एक चीज कई तरह से आ सकती है। और इनफेक्ट होना तो ये चाहिए कि ज्यादा अप्रिशिएट करें बच्चे को अगर वो रटा रटाया ज्ञान नहीं उतार रहा। जो एनसीईआरटी का मेथड यूज ना कर कर कुछ अपना कर रहा है उसे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, कम से कम वो अकल तो लगा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, कम होता है। कोई बताइए, रब कर दूं उसे? यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट, आप लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो या फिर राइट साइड की? पूरा लेफ्ट राइट। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके डन। चलो इससे रब करते हैं। सबने लिख लिया था ना? यस सर। नेक्स्ट देखिए। सो एस्केप वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन ये आ गया कि दिस इज रूट ओवर 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल। अब इसमें कुछ चीजें देखिएगा, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। इसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। को बताएगा इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड। न्यूमरेटर को भी r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, इट्स रूट ओवर 2gm बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये 2gm by r square into r आ जाएगा। gm by r square is acceleration due to gravity. This gm by r square is basically small g. So your escape velocity is its root over its 2gr. That is your escape velocity, which is root over 2gr. अब एक चीज देखो इंटरेस्टिंग है, एस्केप वेलोसिटी g तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, अर्थ के रेडियस पे। मींस इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास क्या है, बॉडी का शेप और साइज क्या है, एस्केप वेलोसिटी उससे इंडिपेंडेंट है। सो एस्केप वेलोसिटी is independent of mass of body. It depends on planet from which body is projected. तो याद रखिएगा, ये उस प्लैनेट्स पर डिपेंड करेगी जहां से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया। अब अगर आप अर्थ के लिए अब तो ये किसी भी प्लैनेट के लिए आप लिख सकते हो, उस प्लैनेट का मास ले लो, उस प्लैनेट का रेडियस ले लो। अगर आप चाहते हो कि प्रिसाइजली अर्थ के लिए कैलकुलेट कर लो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी रूट ओवर 2 into g which is 9.8 into r which is 6.4 into 10 raised to 6। तो यहां से जब आप एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ लोगे, इट कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे कैलकुलेट होकर आ जाए, ये एस्केप वेलोसिटी आ गई अर्थ की। इतना लिखिए, फिर कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे इसमें। आप कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं वो डिस्कस करें। भाई इतना हो जाए मुझे बताओ।
dancer, ओके ओके, सबने लिखा? अनुभव? नो सर। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया सर, लिख लिया सर। डन सर। दिव्यांशी, रब कर दूं इतना? दिव्यांशी हुआ? इसके बाद अच्छा वेट, एस्केप वेलोसिटी पे कोई डिस्कशंस और भी हैं कि अगर मैं एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंक दूं तो क्या होगा? दिव्यांशी हो जाए तो बताइएगा, मैं आप ही का वेट कर। मैं रब करूं इसे? नेक्स्ट है कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एस्केप वेलोसिटी पे। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, चलो क्वेश्चन ही लिख देते हैं ना, एक क्वेश्चन ये आता है कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी calculate radius of black hole। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी यूज कर रेडियस ऑफ ब्लैक होल कैसे कैलकुलेट करें। भाई ब्लैक होल उस सिस्टम को कहते हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है जहां से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। लाइक अर्थ की सरफेस से आप ग्रेविटेशनल पुल है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप बॉडी को फेंक ना पाओ, तो ऑब्जेक्ट्स बाहर आ जाती हैं, लाइट बाहर आ जाती है। बट ये जो ब्लैक होल है, अब पहली चीज ब्लैक होल एक होल नहीं है, पूरा एक सिस्टम होता है, एक रीजन है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। तो आप कह सकते हो फॉर ब्लैक होल कि अगर ब्लैक होल है, एस्केप वेलोसिटी is greater than that of speed of light। तो ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर तब आएगी जब उसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा होगी। बट किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं आ सकता। सर हाँ सर हाँ अभी आपने बोला कि कहते हैं लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। सर तो हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसकी स्पीड लाइट से थोड़ी बहुत भी ज्यादा हो तो वो एस्केप कर लेगी? अब उसके लिए थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं कि ब्लैक होल कितना स्ट्रॉन्ग पुल एग्जिट कर सकता है। अगर स्पीड लाइट की स्पीड को एक्सीड कर दे तो वो पुल ओवरकम हो जाएगा। वो ब्लैक होल की थ्योरी में मैथमेटिकली प्रूफ हो जाता है। सर जैसे लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर वो है ना सर, तो अगर मतलब सपोज कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज है जिसकी स्पीड सपोज 4 लाख है सर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 4 लाख वाली चीज कर लेगी
क्योंकि तो वो कैलकुलेशंस करके नहीं दिखा रहा ना। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हर चीज एक्सपेरिमेंटली नहीं आती, कुछ चीजें थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट हो जाती है। ब्लैक इज अ थ्योरेटिकल मॉडल। 100 साल ब्लैक होल की सर थ्योरेटिकल कैलकुलेट होकर आती है। यहाँ जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो लाइट की स्पीड से ज्यादा होगी। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लाइट बाहर नहीं निकलती, ज्यादा स्पीड होगी तो बाहर निकल आएगी। एक्चुअल कैलकुलेशन जो दिखाती हैं कि ओके स्पीड इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब वो थ्योरीज यहाँ ऑब्वियसली इस लेवल पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। हर्षित, अच्छा अब मेत्री, ब्लैक होल से कोई मैटर बाहर नहीं आता जिसकी आप बात कर रहे हो, वो अभी वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज नहीं। और वो जो बाहर आता है वो बेसिकली हम क्या कहते हैं उसे, हॉकिंग्स रेडिएशन है। इट्स अ टाइप ऑफ रेडिएशन, हॉकिंग्स रेडिएशन, जो आपकी लाइट भी नहीं, पार्टिकल्स नहीं है, वो कुछ और कहानी है हॉकिंग्स रेडिएशन जो बाहर आता है। ओके सर। अच्छा, अब ये जो स्केप वेलोसिटी है, हाँ गौरव तुम कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, क्या कहते हैं, वैसे ये इम्पॉसिबल सा हो सकता है क्योंकि अगर किसी की भी स्पीड लाइट के इक्वल भी हो गई तो उसका मास ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो जाएगा, और तो वो इंफिनिटी वाला मास वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ब्लैक होल में थोड़ी घुसेगा सीधा सीधा। अगर वो तब होता है गौरव जब आप किसी मासिव ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड दे रहे हो, लेकिन कई पार्टिकल्स हैं विच आर मासलेस, उनके पास स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है। कई ऐसे पार्टिकल्स हैं मासलेस हैं, उनकी स्पीड स्पीड ऑफ। सो यहां से सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज कर आप ब्लैक होल का रेडियस ले सकते हैं कि escape velocity is greater than the speed of light. escape velocity होता है gm root over gm by r is greater than the escape of light. दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 2gm by r is greater than c स्क्वायर। इसको यहाँ ले जाओ, इसे नीचे ले आओ। सो 2gm by c square is greater than, और आप लिख सकते हो कि जो r है that's less than it's 2gm by c square। तो जो रेडियस होगा ब्लैक होल का it's less than 2gm by c square, where m is mass of black hole and c is speed of light. और यहीं पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर मैं लिमिटिंग केस ले लूं तो लिख सकते हैं रेडियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2gm by c square। मैक्सिमम इतना रेडियस होगा ब्लैक होल का। चलिए इतना लिख लीजिए। तो ये ब्लैक होल स्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा। सर ये कहते हैं लाइट की स्पीड से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो, मतलब अगर यूनिट भी ज्यादा हो तो फिर तो भी निकल जाएगा। हाँ तो बाहर आ सकता। अब इसमें भी ना बहुत सारी डिस्क होती हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। अब एग्जैक्टली किस रीजन से बाहर आएगा वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। मतलब ऐसा होता है इसमें कई रीजन्स होते हैं ब्लैक होल के। कुछ रीजन से बाहर आ जाएगा, कुछ रीजन से नहीं आ पाएगा, तो वो ब्लैक होल फिजिक्स हम डिस्कस नहीं कर रहे। सर ये कैपिटल एम मास ऑफ द ब्लैक होल है ना? जी, मास ऑफ ब्लैक होल। भाई इतना हो जाए मुझे बताइए, इसे रब करते हैं और आएगा स्केप वेलोसिटी की। अनुभव डन सर। अब्दुल हन्नान हुआ इतना? सर ये लिमिटिंग केस वाला फिर से बता दीजिए। यहाँ तक तो हो गया ना, इट्स लेस देन 2gm by c स्क्वायर। लिमिटिंग केस का मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट इक्वल ले लूं, कम है
जैसे r है लेस देन 10, तो मैं इसको कह सकता हूँ इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.99999 ऐसे कर, यस यस ऑलमोस्ट इक्वल है, उसे लिमिटिंग केस कहते हैं। मैं लिख लिया तो बताओ यार, इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ सबका? यस सर। चलो सब मैं रब कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन आता है, अगर एक बात बताइए, अगर मैंने एक बॉडी को थ्रो किया विद अ वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो क्या होगा बॉडी के साथ? इन्फिनिटी पर जाकर क्या होगा? जाएगी, रुक जाएगी, इन्फिनिटी पर जाकर रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक बॉडी को थ्रो कर रहा हूं, इज प्रोजेक्टेड with a velocity v where v is greater than escape velocity, then calculate velocity with which it moves at infinity। मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया एक ऐसी वेलोसिटी से जो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो आपको देखना है कि इंफिनिटी पर जाकर ये किस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो देखिए, आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वो वेलोसिटी इज v। तो इसको करने के लिए देखो ये कुछ लॉजिक यूज करेंगे। बॉडी को मैंने यहां रखा, ये इंफिनिटी, अगर मैं इसे काइनेटिक एनर्जी देता हूं जिसे मैं के ई एस्केप दे रहा हूं 5 जूल, तो ये इंफिनिटी पर आकर रुक जाती है, ये बॉडी यहां आ जाती है और यहां आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। इसका मतलब ये है कि इसे बाहर लाने में जो काइनेटिक एनर्जी यूज हो गई वो कितनी यूज हो गई? 5 जूल। 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी इसे अर्थ की सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक लाने में यूज है। अब अगर मैंने इसे प्रोजेक्ट किया यहां से विद एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेट्स से 7 जूल, 7 जूल की काइनेटिक एनर्जी से कर दिया। अब बताओगे अब इंफिनिटी पर कितनी एनर्जी बचेगी? ऊपर जाने में तो 2 जूल जाती है, 2 जूल ऊपर जाएगा 2 जूल। क्या होगा इस 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ? रुकेगा इंफिनिटी पर या मूव करता रहेगा? मूव तब मूव करता रहेगा। So with this kinetic energy of 2 जूल ये इंफिनिटी पर मूव करेगा। बस ऐसे ही लॉजिक कैलकुलेट करते हैं कि आपने कुछ वेलोसिटी दी v, मींस आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी k, इसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी बाहर निकालने में यूज कर देगा, जो बचेगी काइनेटिक एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी से इंफिनिटी पे मूव करता है। सो काइनेटिक एनर्जी with which body is projected from surface of Earth। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ke is half mv square, that's first equation। अब काइनेटिक एनर्जी corresponding to escape velocity, escape velocity के corresponding जो काइनेटिक एनर्जी होगी that is half m escape velocity का स्क्वायर that is 2। अब जो काइनेटिक एनर्जी इसने प्रोवाइड करी उसमें से एस्केप वेलोसिटी के इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी बाहर निकालने। तो आपने इतनी काइनेटिक एनर्जी दी, इतनी यूज हो गई बाहर निकालने में, जो बचेगी उस काइनेटिक एनर्जी से ये इंफिनिटी पे मूव करेगा।
So v prime is velocity with which mass m move at infinity. तो infinity पर mass m जिस velocity से move करेगा, that velocity is half mv prime. So kinetic energy को आप ऐसे लिख सकते हैं, it's half mv square. Escape velocity के corresponding हो गई half mve square, और जिससे बाहर निकलेगा half mv prime square. Half m, half m, half m. तो v square minus ve square is v prime square. तो v prime आ गया, it's root over v square minus v square. तो एग्जैक्टली इतनी वेलोसिटी से वो इंफिनिटी पर मूव कर रहा होगा अगर आपने इसे वेलोसिटी दी है विच इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी. इतना लिखिए. और मुझे डाउट बताइए इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है. सर इंफिनिटी तो डिफाइन नहीं है, तो सर उसमें वहां पे कैसे मूव करेगा? और वो इंफिनिटी कल हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ इंफिनिटी का मतलब है वो पॉइंट जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाए, दैट इज इंफिनिटी. तो जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हुआ वो इंफिनिटी है, वहां पर ये मूव करेगा. सर जी जी सर, कल आपने बोला था कि मतलब ये भी बात है कि कभी जीरो नहीं हो सकता ग्रेविटेशन पे, हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. मैंने आपसे कहा था कि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इतना कि ना आप क्या डिटेक्ट कभी नहीं कर पाओगे. सर तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट मतलब वो लिमिटिंग केस क्या है, वो बाउंड्री लाइन कहाँ है जहां से हम कहेंगे कि वो हम उसे काउंट नहीं करेंगे? यूजुअली जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो 10 रेज टू द पावर -6 -7 के बाद जो वैल्यू हो जाती है वो इफेक्ट नहीं करती, तो छोड़ देता है. ओके सर. फिर अब कर दूं ये. चलो सबने वो लिख लिया, रब कर दूं इसको. चलिए स्केप वेलोसिटी कंप्लीट हुआ. असाइनमेंट में शेयर कर रहा हूँ, स्केप वेलोसिटी के 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसे आप ट्राई करिएगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट. सर लास्ट का रह गया था मेरा. डन सर. नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट. देखिए सैटेलाइट एक मासिव बॉडी है जो दूसरी हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है. Massive body which revolve around a heavy body. Around a heavy body due to its gravitational pull. इसे सैटेलाइट कहेंगे. तो सैटेलाइट में आपने एक बॉडी ले ली, उसके अराउंड एक दूसरी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, दैट द सैटेलाइट. अब इसे रिवॉल्व करने के लिए कोई इंजन नहीं लगा रखा आपने, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये एक बॉडी है कैपिटल एम की, इसके अराउंड दूसरी बॉडी रिवॉल्व कर रही है, इसे आप सैटेलाइट कहो. सैटेलाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. एक सैटेलाइट होगा जिसे नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, एक सैटेलाइट होगा जिसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल हो गया मून. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कुछ भी लिख दो, इनसैट 1 लिख दो,
जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। लिखिए इतना, फिर देखते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या। सर यहाँ पे आपने जो ये बोला है ना कि रिवॉल्व अराउंड अ हैवी बॉडी, मतलब ये स्मॉल एम कैपिटल एम, मतलब जो कैपिटल एम है वो उससे कंपैरेटिवली ज्यादा मास का है। हेलो सर। जी हाँ सर, वो आवाज नहीं आई थी मेरी। सर मैं कह रहा हूँ हाँ, कैपिटल एम मास स्मॉल एम से ज्यादा है। हमेशा बॉडी अपने से हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करे। अगर स्मॉल एम का मास ज्यादा होगा तो कैपिटल एम इसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। सर तो अगर इफ सपोज वो स्मॉल एम वाला मास उससे रेडियस में ज्यादा बड़ा है और फिर भी उसका मास उससे कम है तो? तब भी हमेशा लाइटर बॉडी हेवियर बॉडी के पास रिवॉल्व करती है, अराउंड रिवॉल्व। कोई एग्जांपल है? हाँ जिसमें साइज बड़ा हो। हाँ सर। ख्याल से प्लूट नहीं, सोलर सिस्टम में तो मुश्किल ही मिलेगा। सोलर सिस्टम में मुश्किल ही तो मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि असल में मसला है ना कि सोलर सिस्टम में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी का है। ओके तो सर। तुम साइज बढ़ाओगे तो मास बढ़ी जाएगा, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं है। तुम बना सकते हो आर्टिफिशियल सिस्टम, नहीं घूम सकते। मतलब सर वो हॉलो होगा ना, कह सकते हैं हॉलो होगा। डेंसिटी कम। नहीं मैत्री, सेकंड लास्ट टॉपिक है सर जी। एक ऐसा जनरल क्वेश्चन था कि सर यूनिवर्स के बाहर और यूनिवर्स होंगे या खत्म हो जाएगा? यार जो नोन यूनिवर्स है वो तो एक ही है, बाकी पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, बट वो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ना तो ऑब्जर्वेशंस अभी तक सपोर्ट करती है ना कोई कॉन्क्रीट थ्योरी। ऑब्जर्वेशन जिसको सपोर्ट करती है दैट्स वन यूनिवर्स जो स्टार्ट हुआ था बिग बैंग से और अब तक एक्सपेंड होता चला जाए। कहाँ तक जाएगा नोबडी। वो पैरेलल यूनिवर्स है जिसके लिए अभी कोई एग्जैक्ट थ्योरी भी नहीं है, तो ऑब्जर्वेशंस तो बहुत अलग बात है। ओके एक यूनिवर्स, उसके बाहर कुछ नहीं। द नेक्स्ट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। भाई ये सेंट्रिपिटल फोर्स मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में कराया था। सैटेलाइट में आज शुरू नहीं कर रहा हूँ, सैटेलाइट तो कल शुरू करूंगा, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर एक बॉडी आर रेडियस के पाथ में घूमना चाहती है तो इसे घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत है। सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन के लिए। इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलर मोशन। सो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये अगर बॉडी से जा रही है तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी mv स्क्वायर बाय r। अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा दैट विल बी mv स्क्वायर बाय r। चलिए लिखिए। सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इसको हम यूज करेंगे, तो मैं आज तो नहीं शुरू करवा रहा सैटेलाइट, अब टाइम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया एटलीस्ट इसे पढ़कर आइएगा, बिना इसके हम सैटेलाइट नहीं करा पाएंगे। सर यस सर वो पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, तो फिर किसने बताया?